सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हेयर। और इससे पहले हम लोग रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम जीके के 20 क्वेश्चंस और टीचिंग एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू के फॉर्मेट में देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 31 की बात करें तो उसमें पूछा हुआ है कि जनसंख्या की दृष्टि से निम्न में से कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, महाराष्ट्र, बिहार उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर आपका सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश आपका पॉपुलेशन की मतलब दृष्टि से जो लार्जेस्ट जो है हमारा स्टेट है हमारा इंडिया का। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से किसने यह सिफारिश की थी कि विद्यालयहीन शिक्षा व्यवस्था में बहुउद्देशीय विद्यालय प्रारंभ किए जाने चाहिए। कि जो मतलब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर जो बहुउद्देशीय विद्यालय होते हैं जो काफ़ी सारे उद्देश्यों को पूरा कर सके, ऐसे विद्यालय प्रारंभ किए जाने चाहिए। तो ऐसी सिफारिश कौन से कमीशन ने की थी? तो क्वेश्चन नंबर 31 का ए आंसर सही है। मुदालियर कमीशन, जो कि 1952 से 53 जो इसकी है इस्टेब्लिशमेंट मानी जाती है। तो इन्होंने क्या किया था कि जो है ये रिकमेंडेशन दी थी। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? संविधान में 395 जो है क्या है, अनुच्छेद हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र के अंग कौन से हैं? तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 तरीके के क्षेत्र होते हैं हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के। उसमें से प्राथमिक क्षेत्र के अंग आपसे पूछे गए हैं। तो जो है इसका डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एवं फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मतलब कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन इन द सेंस कि इसमें जो मतलब जो विकल्प दिया गया है वो उथल पुथल सा दिया गया है। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही है, उसके अंदर हमारे सारे आ रहे हैं। इट मीन्स कि सारे ही हमारे किस में आएंगे, ये हमारे प्रथम क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में है, मेघालय पठार संरचना की दृष्टि से किसके समकालीन है? जो मेघालय पठार है वो अगर हम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखें तो वो किसके सिमिलर पीरियड में आता है? तो क्वेश्चन नंबर 35 का यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिलेगा सी, छोटा नागपुर। वर्ष 2018-19 में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए संशोधित राजकोषीय घाटा की दर कितनी निर्धारित की गई थी? तो वो की गई थी हमारी सकल घरेलू उत्पाद का 3.4%। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 37 है, 1914-15 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुए उराव आंदोलन का नेता निम्नलिखित में से किसे माना जाता है या कौन था? तो क्वेश्चन नंबर जो 37 है इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यात्रा भगत इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्राचीन वलित पर्वत है, ओल्ड फोल्डेड माउंटेन इज़, तो इज़ मतलब अरावली। ठीक है, सबसे जो प्राचीन पर्वतमाला है अपनी अरावली है। हेनरी विवियन डेरोजियो ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की? तो उन्होंने की थी युवा बंगाल आंदोलन को प्रेरणा प्रदान की थी। छत्तीसगढ़ में स्थिर कीमतों पर वर्ष 2018-19 के लिए सकल राष्ट्रीय, तो इसमें जो है घरेलू उत्पाद में क्या वृद्धि दर अनुमानित की गई? तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है इसका जो आपका आंसर है वो है ए, 7.08%। 41 है, ईमेल की खोज निम्न में से किसने की है? तो ईमेल की खोज की थी रे टॉमलिंसन ने। और बाकी के जो ये दिख रहे हैं आपको नाम, आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके कि इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2018 का विषय था? तो क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है बी, शांति के लिए योग। 43 है आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन में भारत की निर्गुट नीति का प्रारंभ हुआ? जो नॉन अलाइनमेंट था हमारा, गुट निरपेक्षता, वो हमारा कब मतलब जो है प्रारंभ हुआ? ठीक है, कौन से सम्मेलन में? तो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर है हमारा ये हमारा बादुंग सम्मेलन में स्टार्ट हुआ था। निम्न में से कौन सा तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है? ये आपसे पूछा गया है। तो लूनेज इसका सही आंसर हो जाएगा। सीखने के लिए आकलन है, सीखने के लिए आकलन है, यह कक्षा में विद्यार्थियों को श्रेणी प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है। ठीक है, सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, रैंकिंग मतलब दी जाती है बच्चों को कि कौन सा बच्चा किस लेवल पे है। ठीक है, तो इस तरीके से ये यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 46 है यहाँ पे, सदन के मुखिया के संदर्भ में निम्न में से क्या सुमेलित है?
ये आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित है। तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति। सॉरी एक सेकेंड, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ये रहा। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यानी चारों ही ऑप्शंस आपके सही हैं। सदन के मुखिया के संदर्भ में निम्न में से क्या सुमेलित है? तो राज्य विधानसभा का स्पीकर, राज्य विधानसभा का स्पीकर, राज्य विधान परिषद का सभापति, मतलब उसको सभापति बोला जाता है, और लोकसभा का जो मेन हेड होता है उसको स्पीकर बोलते हैं, लोकसभा का स्पीकर बोलते हैं, और राज्यसभा का जो वो होता है उसको हम सभापति बोलते हैं, राज्यसभा का। ठीक है, तो ये हमारे चारों ही ऑप्शन सही हैं, तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, महाभियोग द्वारा किसे पदच्युत किया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 47 है इसका जो आपका आंसर है वो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे क्वेश्चन इसका सी। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को आप लोग जो है महाभियोग द्वारा हटा सकते हैं। तो इसमें आपका जो है राष्ट्रपति आ जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। उसके बाद हमारा है वेस्ट नील विषाणु संक्रमण निम्न में से किसके द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है सी, मच्छर इसका सही आंसर हो जाएगा। 49 है, वर्ष 2001 से 2011 की दशकीय अवधि में भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि क्या रही है? तो वो रही है आपकी 2.14%। क्वेश्चन नंबर 50 है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की ये फुल फॉर्म है और कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। और फुल फॉर्म मैं रिकमेंड करती हूँ कि इंग्लिश में आप लोग याद करेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है और वो आपको ज़्यादा अच्छे से याद भी रहती है। ओके, तो NCERT ने NCF 2000 को समीक्षा किस रिपोर्ट की रोशनी में की? तो वो की थी हमारी शिक्षा बिना बोझ के 1993। ठीक है, तो इसका ये क्वेश्चन मतलब जो आंसर हो गया। अब हम टीचिंग एप्टीट्यूड वाले क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन का नंबर्स आपका 30 रहने वाला है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक शिक्षक विद्यालय के किसी कार्यक्रम में समय पर नहीं पहुंचता है तो उस विद्यालय के प्राचार्य के रूप में आप क्या करेंगे? आप एक प्रिंसिपल है, आपके स्कूल में कोई टीचर टाइम पे नहीं आ रहा है, तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 51 का आंसर है वो आपका हो जाएगा जो ऑप्शन ए हो जाएगा। कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात उस शिक्षक से मिलने को कहेंगे। ठीक है, उसे अकेले में बुलाएंगे और फिर जो भी है बताएंगे। अब प्रबंधन समिति को तो जाके एकदम आप हायर अथॉरिटी को तो बोल नहीं सकते जाके, और सभी के सामने तो हम बच्चे को भी नहीं डांट सकते, टीचर तो बहुत अलग ही बात हो गई है। आप उनके उत्तरदायी तो भाई टीचर को पता है कि उसे टाइम पे आना है, तो वो उसे बताने की ज़रूरत है नहीं। तो बीइंग अ प्रिंसिपल आप फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण अधिगम को सही रूप से परिभाषित करता है? तो ए ऑप्शन इसका सही है, अवबोध, कल्पनाशीलता एवं कार्यकुशलता, अंडरस्टैंडिंग, इमेजिनेशन एंड वर्कमैनशिप। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस नहीं है? नहीं इन्होंने पूछा है, तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कीबोर्ड। बाकी सारे क्या हैं आपके ये जो है ये आपके हैं सारे इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, कीबोर्ड है, सॉरी आउटपुट डिवाइस नहीं पूछा है इन्होंने, तो प्रिंटर आउटपुट है, स्पीकर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, लेकिन कीबोर्ड आपका आउटपुट नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है आपकी। क्वेश्चन नंबर 52 है, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए जब परीक्षाएं निकट हो? तो उसको क्या करना चाहिए? उसको विद्यालय में अतिरिक्त समय देकर पाठ्यक्रम को पूर्ण करवाना चाहिए। तो बी ऑप्शन, जब विद्यालय मतलब जो एग्ज़ाम होंगे तो आप एक्स्ट्रा टाइम देके जो करिकुलम है उसे क्या करेंगे, कंप्लीट करवाएंगे। अब अपने घर तो बच्चों को बुला नहीं सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और विद्यार्थियों को बोलेंगे भाई अपना जो करिकुलम है वो खुद पूरा करो, सिलेबस पूरा करो, तो ये भी नहीं करेंगे। और इसके अलावा जो आपका डी ऑप्शन है आपका यहाँ पे, उसमें ये बोला गया है महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने में उनकी सहायता करनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा, आप उसका सिलेबस पूरा कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 55 है, यह कहा जाता है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों के मध्य व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। यह तथ्य है कि हर बच्चा एक दूसरे से हर मामले में अलग होता है, तो यह तथ्य है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 55 है इसका जो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। शिक्षण में शिक्षक हेतु एक बड़ी बाधा है, ये जो है बड़ी बाधा है। और मतलब सच में ये प्रॉब्लमेटिक तो है कि हाँ, मतलब हर एक क्लास में 40 बच्चे हैं, तो 40 बच्चे क्या हैं, मतलब
बहुत अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। तो शिक्षण के दौरान शिक्षकों को सावधान रहने हेतु एक सुझाव है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा। पूर्णतः एक ऐतिहासिक प्रमाण है जो वर्तमान में अप्रचलित है, ये भी गलत है। ऐसे आलसी शिक्षकों द्वारा समर्थित जो अपनी कमजोरियों के लिए कोई बहाना, ये तो गलत हो जाएगा। जहाँ भी लगे आपको कि नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं उसको आप वैसे ही क्रॉस कर देना। ये बहुत बड़ी बाधा है, बिल्कुल ये बाधा है कि अगर 40 बच्चे आपकी क्लास में, 40, 70, 100 जितने भी हैं, हर बच्चा एक दूसरे से अलग होता है, तो वो बाधा है, लेकिन उसका समाधान भी है। हम अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज़ करके उनको पढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, व्यवहारिक बुद्धि का संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया है। व्यवहारिक बुद्धि का जो संप्रत्यय, जो कॉन्सेप्ट है, वो स्टर्नबर्ग ने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आपका आंसर हो जाएगा बी। 57 है, एक शिक्षक द्वारा उपयोग में लाने वाली तकनीक शामिल करती है। 57 का है बी, अंतःक्रियात्मक लेक्चर। सॉरी, इसका ये हो जाएगा, ऑप्शन ए लगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ए बी सी डी चारों हो जाएंगे इसमें, ठीक है। इसका ये चारों हो जाएंगे। मतलब अगर एक शिक्षक है, उपयोग में लाई जाने वाली तकनीक, तो उसमें हाँ वो तो सारे यूज़ करती है ना, लेक्चर भी, अंतःक्रियात्मक लेक्चर भी, ग्रुप वर्क भी टीचर जो है वो अपने स्ट्रैटेजी में यूज़ करती है, और सेल्फ स्टडी भी, ठीक है। तो ये सारे सही हो जाएंगे, तो आपका बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 58 है, निम्न में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री के लिए ज़्यादा सही है। ज़्यादा सही इन्होंने पूछा हुआ है आपसे। तो ये संप्रत्यय को ज़्यादा लंबे, देखो जहाँ पे याद रटने वाली चीज़ आ जाए ना, तो वो वाला टॉप मतलब जो ऑप्शन है वो वैसे ही डिलीट कर देना। यह छात्रों को बेहतर सीखने में सहायता करता है, ये सही बात है, लेकिन हमें बेस्ट वाला चूज़ करना है, ठीक है। ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर बनाता है, बिल्कुल। ये रोट लर्निंग गलत है ये, ठीक है। तो ये बी और सी में से ही आपका जो है एक ऑप्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 58 है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखो रोचक होगी तो ऑब्वियसली बात है, बच्चों को सीखने में हेल्पफुल होगा ही होगा। तो जो हमारा बी ऑप्शन है वो सी में इंक्लूड है, इसलिए हम सी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। आज बच्चे एक शताब्दी पूर्व की तुलना में अधिक भावनात्मक दबाव में है, ऐसा क्यों है? क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ बच्चों के संबंध कमज़ोर हो गए हैं, इस वजह से भावनात्मक दबाव आज के टाइम पे बच्चों में बना रहता है। विद्यार्थियों की अनुपस्थिति की आदत के संदर्भ में, अगर बच्चे ज़्यादा एब्सेंट रहते हैं तो ऐसे संदर्भ में क्या होना चाहिए? तो ऐसे में आपको इसे हम गंभीर समस्या के रूप में लेना चाहिए। बाकी के ऑप्शंस आप पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला ऑप्शन इसका सही था। अब क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। अभिप्रेरणा का मूलभूत नियम जो छात्रों को कठिन परिश्रम करने के लिए आकांक्षित करता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, छात्र द्वारा निश्चित तर्क सम्मत लक्ष्य का अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बी हो जाएगा। देखो अभिप्रेरणा जो मोटिवेशन है उसका एक नियम होता है कि छात्रों को कठिन परिश्रम करने के लिए वो मतलब मोटिवेट करती है। वो कब मोटिवेट करेगी? जब छात्र अन्य द्वारा निश्चित तर्क सम्मत लक्ष्य का अनुसरण करते हैं, ठीक है। उनको एक लक्ष्य दिखाया जाता है और वो तर्क सहित उस लक्ष्य का अनुसरण करते हैं, ठीक है। 62 है, उस निर्देश तंत्र का क्या नाम है जो सभी छात्रों को अधिगम समय में भिन्नता की इजाज़त देकर निर्देश लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। वो निर्देश तंत्र का आपको नाम बताना है जो सभी छात्रों को अधिगम समय में भिन्नता की इजाज़त की। हाँ, हमें पता है कि हर बच्चा अलग है, उनको हम निर्देश देते हैं ताकि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि अधिगम। इनसाइट थ्योरी है, इनसाइट थ्योरी किसने दी है? अगर किसी को पता है तो कॉमेंट सेक्शन में बताएँ। 63 है, आपकी कक्षा में विद्यार्थियों की ऊंचाई की दृष्टि से काफ़ी विषम है। आपकी कक्षा विद्यार्थियों की ऊंचाई की दृष्टि से काफ़ी विषम है, आप किस प्रकार की बैठक की व्यवस्था की अनुमति देंगे? तो इसमें हो जाएगा जहाँ छोटे कद के विद्यार्थी इस प्रकार बैठ पाएँ कि वे कक्षा की गतिविधियों को सरलता से देख व समझ सकें, सहभागिता कर सकें, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चंस है, हमें मतलब प्रैक्टिकली थोड़ा सा सोच के और फिर ज़्यादा आदर्शवादी नहीं बनना है, वरना सही आंसर हम लोग चूज़ नहीं कर पाएंगे। 64 है, निम्नलिखित में से आपकी ईमानदारी को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। तो आपकी ईमानदारी को सर्वोत्तम रूप से प्रदर्शित करता है, मैंने अपने सारे कार्य पूर्ण कर्तव्यनिष्ठता से किए हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
65 है, रविवार की रात को नेहा ने सोमवार की परीक्षा के लिए अध्ययन किया। सोमवार को उसे सब ठीक से याद रहा तथा उस परीक्षा में उसे ए प्राप्त हुआ, परंतु जब 2 सप्ताह बाद उसने पुनः परीक्षण किया उसे पढ़ी हुई कोई सामग्री याद नहीं। नेहा की स्मृति में यह अध्ययन की गई सामग्री कहाँ तक की गई? तो 65 है, इसका आंसर हो जाएगा बी, वही उसकी वर्किंग मेमोरी तक। ठीक है, वह उसकी वर्किंग मेमोरी तक पहुँची। 66 है, कक्षा शिक्षण में ऐसे शिक्षक जो उत्साही होते हैं। ठीक है, तो जो उत्साही होते हैं वो विद्यार्थियों को शिक्षण अधिग्रहण प्रक्रिया में सहभागी बनाते हैं। उसके बाद बाकी ऑप्शंस आप पढ़ेंगे तो ये मतलब आपको खुद ही लगेगा कि ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता उच्चतम स्तर की है? कौन सी संज्ञानात्मक क्षमता? देखो, संज्ञान हमारा सोचने समझने दिमाग से रिलेटेड बेसिकली होता है, हमारे माइंड से रिलेटेड होता है, तो क्षमता उच्चतम स्तर की है। तो 67 का आपका सी हो जाएगा। विश्लेषण करते हैं तो वो एक उच्चतम स्तर की कॉग्निटिव एबिलिटी मानी जाती है। बच्चे के आक्रामक व्यवहार को सुधारने का सबसे प्रभावशाली तरीका कौन सा है? बच्चे का आक्रामक व्यवहार है, एग्रेसिव बिहेवियर है, तो आप उसको सुधारने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 68 का आंसर बी हो जाएगा। उसके व्यवहार के देखो, कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है तो सबसे पहले आपको उसके रीज़न जानने हैं। तो जहाँ ऐसा रीज़न वाला अगर ऑप्शन मिले तो आप लोग आँख मीच के उसको टिक कर देना। 69 है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? तो आप उसके पालकों से बात करेंगे, उसके पेरेंट्स से बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर वो आपका सम्मान नहीं कर रहा यानी कि वो घर में भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ उसको आ रहे होंगे या वो घर वालों के साथ भी ऐसे बिहेव रखता होगा। 70 है, विद्यार्थियों के गृह कार्य की जांच की सर्वोत्तम विधि। आपको बच्चे का होमवर्क चेक करना है तो उसकी सर्वोत्तम विधि क्या है? देखो, बुद्धिमान बच्चों को बोल दो भाई इनकी कॉपी चेक कर दो, तो वो तो गलत है। सैलरी आप ले रहे हो, कॉपी उनसे चेक करा रहे हो, है ना, गलत है ना ये तो यहाँ पे है नियमित रूप से शिक्षक द्वारा स्वयं जांच करना। हम खुद जांच करेंगे नियमित रूप से उसके होमवर्क की, सबसे अच्छी विधि यही है। 71 है, एक पुरस्कार जो गतिविधि के लिए बाह्य है जैसे पहचान अथवा यह अच्छी श्रेणी डैश कहलाता है। तो जो 71 है आपका आंसर उसका हो जाएगा आपका सी, बाह्य प्रोत्साहन कहलाता है। ठीक है, मतलब पुरस्कार अगर कोई दे रहा है तो वो हमारा इंटरनली मोटिवेशन नहीं है, वो हमारा एक्सटर्नल मोटिवेशन के अंदर आता है। 72 है, विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। कौन सा गुण है विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण? तो वो है कठिन परिश्रम। 72 है ना, हाँ, तो इसका कठिन एक मिनट गलत है इसका, ये वाला कठिन परिश्रम नहीं होगा 72 का, इसका आपका होगा स्वतंत्र चिंतन। अगर बच्चा इंडिपेंडेंट थिंकिंग है तो वो उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। तो 72 का आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, व्यवहारवादी का कथन है कि अधिगम का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ तरीके से अध्ययन करने के लिए 2 प्रमुख चीज़ों का अवलोकन आवश्यक है। तो ये 2 प्रमुख चीज़ें कौन सी है ये आपको बताना है। तो ये है अनुक्रिया एवं उद्दीपक। ठीक है, व्यवहारवादी जो विचारक थे उन्होंने ऐसा कहा है। कक्षा शिक्षक के पास कौन सी युग्म विशेषताएं उसके प्रत्यक्ष नियंत्रण में होती हैं? तो वो होती है प्रोत्साहन एवं निर्देश की उपयुक्तता। क्वेश्चन नंबर 75 है यहाँ पे, यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर कार्य करने से मुंह मोड़ते हैं तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को समझाएंगे। तो ये तो नहीं होगा, इसका ये होगा कि सभी शिक्षक मिलजुल कर, देखो हमें ना एक रोल मॉडल होते हैं बच्चों के लिए, तो हम जैसा करेगा टीचर्स आपस में मिलजुल कर काम कर रहे हैं तो बच्चे भी इससे सीखेंगे। महत्व तो हमें भी बहुत लोग समझाते हैं कि हम सारी चीज़ें समझते हैं, फॉलो करते हैं। मोस्टली हम उन चीज़ों को फॉलो करते हैं जो हमें किसी के बिहेवियर में दिखती है। ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 75 है उसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 76 है, बालिका शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो वो दी जाने, केवल बालिकाएं ही सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व करने में सक्षम है इसलिए दी जानी चाहिए। भूतकाल में बालकों की तुलना में बालिकाएं बुरी तरह भेदभाव का शिकार होती थी। बालिकाएं बालकों की संख्या में कम है, ये तो नहीं होगा। बालिकाएं बालकों से अधिक, देखो ये कंपैरिजन तो करना नहीं है कौन किससे बुद्धिमान है। ये हो सकता है कि हाँ भूतकाल में बालकों की तुलना में बालिकाएं सच में ये भेदभाव का शिकार थी, पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो सामाजिक परिवर्तन तो नेतृत्व तो वो तो मतलब लड़के भी कर सकते हैं। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 76 है इसका सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है,
छात्र विभिन्नता के अनुसार निर्देश सामंजस्य का कौन सा तरीका है? छात्र विभिन्नता के अनुसार निर्देश सामंजस्य का कौन सा तरीका है? तो 77 का आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो इसमें है कि छात्र विभिन्नता यानी आपकी क्लास में अलग अलग बच्चे हैं, तो आप निर्देश ऐसे किस तरीके से निर्देश देंगे, कौन से तरीके से, ताकि वो सभी तक वो निर्देश पहुंच जाए। तो उसमें है कि कक्षा के सभी छात्रों का बुद्धि परीक्षण को प्रशासित करना, एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टूडेंट्स इन क्लास, ठीक है। तो उनका जो है छात्रों की बुद्धि का वो पता है, आपको परीक्षण कर लेंगे कौन किस लेवल का है, तो आपको ये ईजी रहेगा कि हमें किस तरीके से निर्देश देने हैं क्लास में। एक शिक्षक अपने लिए पाठ्य योजना बनाते समय दृष्टि प्रतिमा को शामिल करने हेतु कौन से तरीके हैं? वट आर द सम वेज फॉर अ टीचर टू इंक्लूड विजुअल इमेजिनरी इन हिज हर लेसन प्लान? तो क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर आपका हो जाएगा डी, सभी आएंगे, चित्र, नक्शे, ग्राफ, उपरोक्त सभी। 79 है, एक पाठ जो किशोरों के लिए विकासात्मक दृष्टिकोण से उपयुक्त है की विशेषता डैश होगी? ठीक है, किशोरों के विकासात्मक दृष्टिकोण से, तो उसकी आपको विशेषता डैश होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो 79 है इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, समझ तथा क्षमता में सतत वृद्धि करना, ठीक है, लगातार वृद्धि करते रहना। डिसलेक्सिया डैश से संबंधित है? डिसलेक्सिया पढ़ने की रीडिंग डिसऑर्डर है एक, ठीक है, जैसे बी को डी, डी को बी पढ़ना, ठीक है, ई उल्टा लिखना, पी और क्यू में कन्फ्यूजन होना। तारे ज़मीन पर मूवी देखी है तो उसमें जो बच्चा होता है वो डिसलेक्सिया से ग्रसित होता है। तो ये हमारे क्वेश्चंस थे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिंदी के क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।